दोस्तों, तो आज हम लोग इमरजेंसी प्रोविज़न के बारे में पढ़ेंगे, जो आर्टिकल 352 के अंदर आता है, जिसको बोलते हैं प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी, जो कि प्रेसिडेंट के द्वारा ये प्रोक्लेमेट किया जाता है। तो सबसे पहले हम लोग ये जान लें कि प्रेसिडेंट क्या क्या चीज़ प्रोक्लेमेट कर सकते हैं, मतलब हाउ मैनी पावर्स द प्रेसिडेंट है। सो प्रेसिडेंट के पास बहुत सारा पावर रहता है, जैसे एग्जीक्यूटिव पावर हो गया, जुडिशियल पावर हो गया, लेजिस्लेटिव पावर हो गया, डिप्लोमेटिक पावर हो गया, मिलिट्री पावर हो गया, और इसके अलावा फाइनेंशियल पावर भी है, अदर पावर भी बहुत सारे हैं। उसी में से एक इमरजेंसी पावर भी आता है। तो वो आर्टिकल 352 से 360 के अंदर में हम लोग देखते हैं, जो कि पार्ट 18 के अंतर्गत आता है। तो इसमें क्या बोलता है, Proclamation of emergency. If the president is satisfied that a grave emergency exists whereby a security of India or any part of the territory thereof is threatened whether by war or external aggression, armed rebellion, he may by proclamation may declare that the may declare to that effect respect to the whole of India or such part of the Indian of territory, this is proclamation। ठीक है। सो इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर प्रेसिडेंट को लगे कि क्या कहता है, कोई भी एक्सटर्नल थ्रेटन किया जा रहा है, आइदर बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिवेलियन, सो वो या तो इंडिया, पूरा होल ऑफ द इंडिया में करे, या फिर एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया में किया जाए, तो प्रेसिडेंट जो है ये इमरजेंसी को प्रोक्लेमेट कर सकते हैं। ये इमरजेंसी प्रोक्लेमेट करने एक्सप्लेनेशन देखिए नीचे में क्या दिया हुआ है। अ प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी डिक्लेयरिंग दैट द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी देयर ऑफ इज थ्रेटन बाय वॉर और बाय एक्सटर्नल एग्रेशन और बाय आर्म्ड रिवेलियन may made before or actual occurrence of the war such aggression or rebellion if the president is satisfied। अगर प्रेसिडेंट को लगे कि नहीं ऐसा कोई एक्सटर्नल वॉर हो रहा है, या फिर एक्सटर्नल एग्रेशन है, आर्म्ड रिवेलियन है, अगर कुछ उनको लगे कि है, तो वो इमरजेंसी को प्रोक्लेमेट कर सकते हैं, सेक्शन 352 को अप्लाई कर सकते हैं। इसका आर्टिकल 352 का क्लॉज 2 क्या बोलता है, अ प्रोक्लेमेशन इज इशूड अंडर द क्लॉज 1 मे बी वेरिड और रिवोक्ड बाय सब्सिक्वेंट प्रोक्लेमेशन। मतलब हम लोग को अगर प्रोक्लेमेशन जैसे इशू हो गया, मतलब इसके अंदर जो 352 क्लॉज 1 के अंदर जैसे आइदर बाय वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और बाय आर्म्ड रिवेलियन के द्वारा अगर इमरजेंसी को प्रोक्लेमेट कर दिया गया बाय प्रेसिडेंट, तो उसको रिवोक और या फिर आगे बढ़ाने का काम भी प्रोक्लेमेशन के थ्रू ही होगा। ठीक है। दूसरा ये बोलता है, तीसरा क्लॉज क्या बोलता है, प्रेसिडेंट शैल नॉट issue a proclamation under clause 1 or proclamation vary such proclamation under the decision of the union cabinet, and that is the council proclamation of the president। हाँ, तो बोलना क्या चाह रहे हैं कि प्रेसिडेंट अपने से प्रोक्लेमेट नहीं करते हैं क्लाउज 1 को, जो है वो अपने से, मतलब कि अगर उनको मन किया कि ऐसा ऐसा है तो कर देंगे, तो वो पहले क्या करते हैं, वो यूनियन कैबिनेट को बताते हैं कि हाँ देखिए भैया, ऐसा ऐसा सिचुएशन है, वॉर का सिचुएशन आ रहा है, सो मुझे लग रहा है कि हमें प्रोक्लेमेशन इमरजेंसी को प्रोक्लेमेट करना चाहिए। तो वो यूनियन कैबिनेट के आदमी को बताते हैं, जिसके अंदर आपका प्राइम मिनिस्टर आते हैं और अदर मिनिस्टर कैबिनेट्स आते हैं, जो कि रैंक जिसका अपॉइंटेड अंडर आर्टिकल 75 के अंदर जो आपको बताया गया है कि प्राइम मिनिस्टर कौन बन सकते हैं या फिर मिनिस्टर ऑफ कैबिनेट कौन कौन है। आर्टिकल 675 आप देखिएगा मेरे दूसरे एपिसोड्स में, मैं उसके बारे में बताऊंगा। तो उसके उनसे डिस्कशन करने के बाद ही ये प्रोक्लेमेशन होता है। बस यही बोलना चाह रहा है आर्टिकल 350 का क्लॉज 3। अब हम आर्टिकल 352 का क्लॉज 4 देखते हैं क्या बोलता है। एवरी प्रोविजन अंडर दिस आर्टिकल शैल बी लेड बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट एंड शैल एक्सेप्ट where it is proclamation revoking a previous proclamation cease to operate at expiration of 1 month unless before the expiration of such period it has approved before the solution of both the house of the parliament। so अभी चौथा क्लॉज क्या बोलता है, if every proclamation issued under this article, तो अगर जो प्रोक्लेमेशन इशू हुआ है इस आर्टिकल के अंदर में, मतलब कि जैसे वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन के कारण प्रोक्लेमेशन एक्सक्लूड हुआ है, वो क्या होता है, वो इशू होने के बाद वो जाता है हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के पास और वहाँ जाकर डिस्कशन होता है। एक्सेप्ट वेयर इट इज़ प्रोक्लेमेशन रिवोकिंग द प्रीमियम, तो वहाँ जाकर डिस्कशन होता है, फिर पता चलता है कि नहीं इसको रिवोक करना है कि नहीं, अभी ऐसा सिचुएशन तो नहीं आने वाला है, तो प्रीवियस प्रोक्लेमेशन को अगर सीज करना है, सीज टू ऑपरेट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 1 मंथ, एक महीना के अंदर। जैसे समझिए कि क्या कहता है, आज के डेट में अगर क्या कहता है, प्रेसिडेंट ने
प्रोक्लेमेशन को वो कर दिया, अनाउंस कर दिया, तो वो क्या करेंगे, वो जा करके उसको लेट बिफोर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट के पास में देंगे। वो क्या करें, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में दो पार्टी होते हैं, एक आपका राज्यसभा हो जाता है और एक लोकसभा होता है। लोकसभा होता है तो दोनों को इसको पास करेंगे, दोनों को इसको पास करेंगे विद इन 1 मंथ। तो ये चलता रहेगा और उसको अगर रिवोक कर दिया 1 महीना के अंदर तो वो सीज टू ऑपरेट हो जाएगा, मतलब कि आपका काम करना बंद कर देगा। बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड इट हैज़ बीन अप्रूव्ड दैट बाय सॉल्यूशन ऑफ बोथ द हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। अब इसमें प्रोवाइडेड दैट देखते हैं। प्रोवाइडेड दैट मतलब कि होता क्या है कि लोकसभा और राज्यसभा दो तरह का रहता है ना। Provided that if any such proclamation is issued at the time where the House of the People is Lok Sabha has dissolved, मतलब कि ये डिज़ोल्व हो गया और डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 1 मंथ। 1 महीना के अंदर ये डिसॉल्व होने वाला, डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल होने वाला है। तो तब क्या होगा, इफ़ द रिसोल्यूशन ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। सो प्रोवाइडेड डेट देख लेते हैं। प्रोवाइडेड डेट में क्या बोलता है, if any such proclamation is issued at the time when the house of the people is dissolved or the dissolution of the house of the people takes place during the period of 1 month referred in this clause। तो पहले वाले क्लाउज में जो 1 महीना मैंने किया है कि मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा के बीच में उसको पेश किया जाता है कि ये प्रोक्लेमेशन वैलिड है कि नहीं है, तो वो 1 महीने का टाइम रहता है। तो 1 महीने के टाइम के अंदर अगर लोकसभा डिज़ोल्व होने वाला है या फिर डिज़ोल्व हो चुका है तो वो क्या किया जाएगा, इफ़ द रिसोल्यूशन अप्रोचिंग ऑन द प्रोक्लेमेशन दैट पास बाय द काउंसिल ऑफ स्टेट, अगर काउंसिल ऑफ स्टेट के द्वारा पास कर दिया गया है बट नो रिजोल्यूशन विद रिस्पेक्ट ऑफ द प्रोक्लेमेशन हैज़ बीन पास्ड बाय द हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पीपल कुछ बोला ही नहीं है उसमें, एंड बिफोर द एक्सपायरेशन ऑफ दैट पीरियड 1 मंथ, दिस इज़ 1 मंथ, the proclamation has ceased to operate at the expiration of 30 days from the date on which the House of the People first sit after the reconstitute। तो बोलना क्या चाह रहा है यहाँ पे कि अगर समझो कि 1 महीने का टाइम दिया जाता है, मतलब कि पहला प्रोक्लेमेशन हो गया, प्रोक्लेमेशन होने के बाद क्या होता है, राज्यसभा और लोकसभा के बीच में उस बिल को दिया जाता है कि देखिए ये प्रोक्लेमेशन वैलिड है कि इनवैलिड है। तो या तो अगर इनवैलिड लगा इन लोगों को तो ये क्या करते हैं, मतलब दोनों हाउस से पास हो गया कि हाँ ये इनवैलिड है, तो ये क्या करेंगे, सीज टू ऑपरेट हो जाएगा, मतलब कि प्रोक्लेमेशन खत्म हो जाएगा। अगर दोनों हाउस ने पास कर दिया कि नहीं वैलिड है तो प्रोक्लेमेशन चलता रहेगा। तो कब तक चलेगा ये 6 महीने तक चलेगा। दूसरा क्या है कि अगर एट द टाइम क्या हुआ कि बीच में क्या हुआ कि ये डिज़ोल्व होने वाला अगर रहा, मतलब कि हाउस ऑफ द पीपल जो है डिज़ोल्व होने वाला रहा, विद इन 1 मंथ के अंदर डिज़ोल्व होने वाला रहा, और राज्यसभा ने 15 दिन 16 दिन ले लिया और उसके बाद फिर ये लोकसभा में आया, वहाँ पे भी टाइम इनको मिला नहीं और एक महीना के अंदर ये डिज़ोल्व हो गया। तो उस समय क्या होगा कि प्रोक्लेमेशन तो कंटिन्यू रहेगा, और जब क्या कहता है, जब ये फर्स्ट सेट करेगी, मतलब कि आफ्टर रिकन्स्टिट्यूट होने के बाद जब पहली बार जब लोकसभा बैठेगी तो उसके 30 डेज़ के अंदर इस बिल को उन्हें पास करना पड़ेगा कि हाँ रिजेक्शन है कि अप्रूवल है। अगर अप्रूवल हुआ तो प्रोक्लेमेशन चलेगी और अप्रूवल नहीं हुआ तो प्रोक्लेमेशन सीज हो जाएगी। ठीक है, तो प्रोवाइडेड डेट भी समझ गए हम। तो आर्टिकल 352 को नेशनल इमरजेंसी भी बोलते हैं। इसके अंदर हमने क्लॉज 1 देखा, क्लॉज 2 देखा, क्लॉज 2 देखा, क्लॉज 3 देखा एंड क्लॉज 4 अभी तक में देखा। अभी क्लॉज 5 पे जाते हैं। तो proclamation so approved shall unless revoked cease to operate on the expiration of 6 months from the date of passing the second resolution of the proclamation under the clause 4। so यहाँ क्या बोलना चाह रहा है कि proclamation so approved मतलब अगर proclamation approved हो गया, इस 1 मंथ के अंदर proclamation approved हो गया तो वो पीरियड ऑफ 6 मंथ तक चलेगा। ठीक है, और उसके बाद फिर डेट ऑफ पासिंग द सेकेंड रेजोल्यूशन। तो क्लॉज 4 में जो बोला है कि 1 महीने का मंथ है मेरे पास, 1 मंथ का टाइम है, तो ये 1 मंथ में अगर अप्रूव हो गया तो ये चलेगा 6 मंथ के लिए। ठीक है, अगर उसके बाद मुझे चलाना है तो उसके बाद फिर ये जाएगा लोकसभा के अंदर और फिर सेम काम होगा कि मतलब 1 महीने का टाइम है आपके पास भैया, अब बता दो कि ये अब और आगे चलाना है कि नहीं चलाना है। तो उसके बाद फिर से प्रोक्लेमेशन होगा, अगर नेक्स्ट महीने तो फिर 6 मंथ के लिए चलेगा।
अगर ये पास हो जाता है तो, अप्रूव होता है तो, ठीक है। प्रोवाइड दैट वही आगे बोलना चाह रहा है, प्रोवाइड दैट इफ एंड सो ऑफ एन एज अ resolution approving the constitute in the force such proclamation is passed by the both houses of the parliament, the proclamation shall be unless it will continue to force in the further for 6 months and the date on which the otherwise cease to operate, ठीक है। अगर ये पास करते हैं तो चलेगा आगे 6 महीना और अगर क्या कहते हैं ये नहीं करते हैं तो सीज टू ऑपरेट हो जाएगा, सीज टू ऑपरेट, ठीक है, समझ गए। और एक बार और फर्दर एड्रेस में लिखा हुआ है, इफ द डिसोल्यूशन ऑफ द हाउस ऑफ द पीपल टेक्स प्लेस ड्यूरिंग सच पीरियड ऑफ 6 मंथ द डिसोल्यूशन, हाँ वही सेम बात। तो अगर मतलब कि अगर मानो 1 महीने का फिर टाइम मेरे को मिला कि हाँ भैया कि अब बताओ कि आगे प्रस्पॉन्ड करना है कि नहीं, और उस टाइम क्या हुआ, लोकसभा फिर से डिसॉल्व हो गया, हाउस ऑफ द पीपल जो है फिर से डिसॉल्व हो गया, तो फिर वही वाला कंडीशन जो हमने प्रोवाइडेड एट ऊपर में पढ़ा था कि जब अगर डिसॉल्व हो गया हाउस ऑफ द पीपल तो जब ये रिकन्स्टिट्यूट होगा तो उस समय क्या होगा, रिकन्स्टिट्यूट होने के बाद जब पहली बार बजेगा फर्स्ट सिटिंग से 30 डेज के अंदर आइदर अप्रूव और रिजेक्ट कर देगा। अगर रिजेक्ट करता है तो सीज हो जाएगा और 6 मंथ कंटिन्यू होगा अप्रूव करता है तो, ठीक है। तो इसमें अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो मुझे बताइए, आगे का मैं इसको साफ़ करके फिर से आपको बताता हूँ। इसके लिए इतना के लिए थैंक यू। हाँ, सो अब आगे का देखते हैं। क्लॉज 6 क्या बोलता है, फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज 4 and 5 अ रेजोल्यूशन में बी पास्ड resolution may be passed by either of the house of the parliament or by the majority of the total number of house of the तो क्या बोल रहा है, resolution may be passed by either of the house of the parliament or by a majority of total number of house or by the majority of not less than 2/3 member of that house present in the voting। तो इसमें वोटिंग के बारे में बता रहा है कि मतलब कि या तो होगा क्या कि राज्यसभा है और लोकसभा है, तो सभी कोई थोड़ी एग्री कर जाते हैं कि राज्यसभा के जितने मेंबर हैं सारे बोल रहे हैं कि नहीं प्रोक्लेमेट करिए। या तो ये होगा या तो होगा कि मतलब कि उसके से कुछ आइदर ऑफ हाउस ऑफ द पार्लियामेंट ओनली मेजॉरिटी। तो समझ लो कि अगर मेरे पास 500 पर्सन है, ठीक है, तो 500 में 2/3 की अगर मेजॉरिटी आ जाती है तब तो ये पास हो जाएगा बिल। मतलब कि जो बोलेंगे कि नहीं सीज़ करना तो सीज़ होगा, या फिर बोलेंगे कि नहीं अप्रूव करना तो अप्रूव करेंगे। 2/3 की मेजॉरिटी के बारे में बता रहा है, तो दोनों में से वोटिंग करा लिया जाता है। अगर सबकी मेजॉरिटी नहीं रहती है, मतलब कि अगर मतलब कि बहुत सारे लोग मना करते हैं, तो उस केस में अगर 2/3 जो बोलता है वही होगा, 2/3 मेंबर ऑफ दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग, ठीक है। नॉट, तो ये समझ गए क्लॉज 6 क्या बोल रहा है कि क्लॉज 6 बोल रहा है क्लॉज 4 या 5 में, मतलब कि जब प्रेजेंट हुआ, समझिए लोकसभा राज्यसभा में पार्लियामेंट के पास प्रेजेंट हुआ, तो प्रेजेंट होने के बाद कि सारे लोग तो ऐसे नहीं है कि मतलब कि हाँ भैया हम सबको लग रहा है कि नहीं प्रोक्लेमेट होना चाहिए, किसी को लगेगा प्रोक्लेमेट नहीं होना चाहिए, तो मेजॉरिटी ऑफ वोटर्स जो होंगे वही काम होगा। बोलने का मतलब यही है क्लॉज 6 का। तो अगर 2/3 इज द मेजॉरिटी तो वही जो वो बोलेंगे वही होगा, ठीक है। अब हम क्लॉज 7 देखते हैं। क्लॉज 7 क्या बोलता है, नॉट विथ स्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन द foregoing clause the president shall revoke a proclamation issued under one or proclamation where such a proclamation in the house of the people passed a resolution dissolving or in the case in continue to force such proclamation। क्या बोल दिया भाई, notwithstanding contained in the foregoing the proclamation, the president shall revoke the proclamation issued under clause 1 or the proclamation vary such proclamation if the house of the people pass a resolution disapproving or at the case may be disapproving the continuation in the force of। हाँ, तो बोलना चाह रहे हैं कि अगर कुछ ऐसा हुआ कि मतलब कि हाउस ऑफ द पीपल बोले कि नहीं करना है, मतलब कि वो बोल रहे हैं कि डिसअप्रूव कर दिया, तो ये सीज टू ऑपरेट हो जाएगा, रिवोक कर देंगे, प्रोक्लेमेशन को रिवोक कर दिया जाएगा, ठीक है। आगे देखिए क्लॉज 8 क्या बोलता है, वेयर नोटिस इन रिटन राइटिंग साइन वेयर नोटिस इन। हाँ, तो हम लोग को 6 तक ही ज़्यादातर ध्यान देना है, क्योंकि 7-8 में तो उतना कुछ खास लिखा नहीं है। 7-8 में यही बोलना चाह रहा है
कि अगर क्या कहता है मतलब कि कोई अगर क्या कहता है प्रोक्लेमेशन के डिसअप्रूव कर रहे हैं, मतलब कि वो नहीं चाहते हैं कि हाउस ऑफ द पीपल के कोई मेंबर चाह रहे हैं कि नहीं वो अच्छी नहीं है, नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू नहीं होना चाहिए, तो वो क्या करेंगे क्लॉज 8 में कि वो एक क्या करेंगे, एक नोटिस जारी करेंगे रिटर्न में, जो कि देंगे वो स्पीकर को या फिर प्रेसिडेंट को। अगर हाउस इन सेशन है तो स्पीकर को देंगे, अगर हाउस इन सेशन नहीं है तो प्रेसिडेंट को देंगे। और ये कितने लोग होना चाहिए, मिनिमम नॉट लेस देन 1/3 ऑफ द टोटल नंबर ऑफ मेंबर इन द हाउस ऑफ द पीपल। मतलब कि अगर 500 आदमी हैं तो डिवाइड कर दो 10 से, तो ये 50 पीपल का आपको रहना चाहिए। 50 पीपल का हैंड रिटर्न आपको साइन रहना चाहिए, जो कि बोलता है कि नहीं प्रोक्लेमेशन नहीं होना चाहिए, डिसअप्रूव कर रहा है प्रोक्लेमेशन को कंटिन्यू करने के लिए। तो क्या करेंगे, प्रेसिडेंट उसको कंसिडर करके आइदर प्रोक्लेमेट को कैंसिल करेंगे या फिर प्रोक्लेमेट कंटिन्यू करेंगे। डिस्कशन विद द प्राइम मिनिस्टर ऑफ अर्थ। बस इतना ही है, इतना पढ़ना है। एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप देखना चाहें कि प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी में मुझे क्या लिखना है, तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले स्टार्ट करना है 352 बोल करके कि हाँ मतलब कि इमरजेंसी प्रोविज़न प्रोवाइडेड अंडर दिस क्लॉजेज 352 के अंदर प्रोवाइड किया गया है, जो कि नेशनल इमरजेंसी बोला जाता है, नेशनल इमरजेंसी भी इसको बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोक्लेमेट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। ठीक है, दूसरा ये प्रोक्लेमेशन जो होता है ये सिर्फ अपने से प्रेसिडेंट नहीं कर सकता है। प्रेसिडेंट को जब लगता है कि नहीं आइदर बाय क्या कहता है, आइदर बाय वॉर है या एक्सटर्नल एग्रेशन है और बाय एनी आर्म रेविजन के द्वारा कुछ घातक काम हो रहा है एनी टेरिटरी ऑफ इंडिया, या फिर इंडियन के सिक्योरिटी पे कोई हानि हो रहा है, तो वो इस प्रोक्लेमेशन को कर सकता है। अब ये प्रोक्लेमेशन तुरंत में नहीं कर सकता है, उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, ये डिस्कशन करता है कैबिनेट के साथ, यूनियन कैबिनेट के साथ, जिसके अंडर आपका आता है प्राइम मिनिस्टर आता है और बहुत सारे मिनिस्टर्स आते हैं, जो कि आर्टिकल 75 के अंदर डिस्कस किया हुआ है। तीसरा आप क्या करता है, ये प्रोक्लेमेशन क्या कहता है क्लास 1 में जो है वो वेरी करता है, या तो रिवोक हो जाएगा या फिर उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। ये दो काम हम कर सकते हैं। अगर प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी है तो उसको या तो रिवोक कर सकते हैं या तो उसको आगे बढ़ा सकते हैं, दो काम कर सकते हैं। इतना तीन चीज़ हो गया। चौथा चीज़ आप इसमें क्या लिख सकते हो कि जब प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी होता है तब वो क्या होता है, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट में जाता है। मतलब कि जैसे ही प्रोक्लेमेट हुआ इमरजेंसी कि हाँ मतलब कैबिनेट मिनिस्टर के द्वारा डिस्कशन हो गया, उसके बाद प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी हो गया, तो वो क्या होता है, लेट बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ठीक है, मतलब कि लोकसभा और राज्यसभा में वो जाता है। लोकसभा और राज्यसभा क्या करते हैं, इस प्रोक्लेमेशन ऑफ इमरजेंसी को 1 मंथ के अंदर में या तो अप्रूव करते हैं और या तो डिसअप्रूव करते हैं। तो अगर अप्रूव किया तो प्रोक्लेमेशन रहेगी, और अगर अप्रूव नहीं किया तो प्रोक्लेमेशन क्या होगा, सीज हो जाएगा, सीज टू ऑपरेट होगा। तो अब आर्टिकल क्लॉज 4 के अंदर मेरे पास सब कुछ प्रोवाइडेड डेट सम कंडीशंस है, तो उस कंडीशन को थोड़ा देख लेते हैं। कंडीशन में क्या है कि समझिए कि 1 मंथ का मेरे पास टाइमिंग था, 1 मंथ का टाइम था। अब इस 1 मंथ के अंदर में दोनों को क्या करना था, दोनों हाउस को राज्यसभा और लोकसभा को पास करना था कि हाँ प्रोक्लेमेशन चलना है। अब क्या हुआ कि राज्यसभा ने पास कर दिया और लोकसभा पास करने ही वाला था कि ये डिज़ोल्व हो गया, लोकसभा डिज़ोल्व हो गया। तो वो प्रोवाइडेड डेट में वही लिखा है, प्रोवाइडेड डेट में यही लिखा है कि अगर लोकसभा डिज़ोल्व हो जाता है तो लोकसभा डिज़ोल्व हो रहा है या फिर डिज़ोल्व हो गया है विद इन द पीरियड ऑफ दिस 1 मंथ, तो उस समय क्या होगा, प्रोक्लेमेशन तो चलता ही रहेगा और हाउस ऑफ द पीपल जब रिकॉन्स्टिट्यूट होते हैं तो उसके 30 डेज़ के अंदर, हाउस ऑफ द पीपल जब रिकॉन्स्टिट्यूट होंगे उसके 30 डेज़ के अंदर वो या तो अप्रूव करेंगे या तो रिजेक्ट करेंगे। अगर अप्रूव करते हैं तो प्रोक्लेमेशन कंटिन्यू रहेगा, और अगर रिजेक्ट करते हैं तो प्रोक्लेमेशन सीज हो जाएगा। ठीक है, 2 काम समझ गया। तीसरा क्या है कि अब ये चीज़ हो गया। अब इतना होने के बाद अब आर्टिकल 5 क्या, क्लॉज 5 क्या बोलता है, इस आर्टिकल का क्लॉज 5 क्या बोलता है कि अगर क्या कहता है हमको 6 ये जो आपका प्रोक्लेमेशन है वो मोस्ट क्या कहता है हार्डली से हार्डली 6 महीने तक चलेगा। ठीक है, 6 महीना चलने का मतलब है कि मतलब अगर दोनों हाउस पास कर दिए तो ये कंटिन्यू रहेगा 6 मंथ्स के लिए। 6 मंथ्स के बाद फिर से इसको पास किया जाएगा दोनों हाउस के बीच में। तो मतलब कि 6 मंथ के बाद फिर सेम पैटर्न रिपीट होगा। मतलब 6 मंथ हो गया, 6 मंथ के बाद फिर 1 महीने का समय मिलेगा। इस 1 मंथ के अंदर में राज्यसभा और लोकसभा
लोकसभा क्या करेगी, इसको पास करेगी। अगर इस केस में फिर से इसके अंदर देखिए यहाँ प्रोवाइडेड डेट लिखा हुआ है, दो प्रोवाइडेड डेट, एक प्रोवाइडेड डेट ये, एक प्रोवाइडेड डेट ये। तो पहला प्रोवाइडेड डेट क्या बोलता है कि अगर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट प्रोक्लेमेशन को मतलब ये प्रोवाइडेड डेट इफ सो ऑफन टू फोर्स इन द प्रोक्लेमेशन इज पास्ड बाय बोथ द हाउस ऑफ द अन्य सभा। सो क्या हुआ कि राज्यसभा पहला अगर मतलब कि अगर इस प्रोक्लेमेशन को हमको एक्सटेंड करना है तो हाउस ऑफ द पीपल के पास, हाउस ऑफ द पीपल, हाउस ऑफ द पार्लियामेंट दोनों के पास गया, काउंसिल ऑफ स्टेट और हाउस ऑफ द पीपल के पास गया, वो दोनों इसको रिवोक नहीं करते हैं तो प्रोक्लेमेशन शैल कंटिन्यू टू फोर्स इन फॉर द नेक्स्ट 6 मंथ पीरियड। ठीक है, 6 महीना फिर कंटिन्यू होगा। अगर अब अगेन आ गया, जैसे कि हम लोग का पहले इसमें था, मतलब कि अगर ये 4 वाला में जो देखा था मैंने, 4th वाले में हम लोगों ने देखा था प्रोवाइडेड दैट था, ये प्रोवाइडेड दैट और ये वाला जो प्रोवाइडेड दैट है दोनों सेम है। सेम मतलब बोलने का मतलब क्या है कि अगर नेक्स्ट वाला जो प्रोक्लेमेट करने का है उस समय फिर से हाउस ऑफ द पीपल डिज़ोल्व हो गई, तो डिज़ोल्व होने का क्या है कि अगर डिज़ोल्व हो गई तो फिर से जब रिकन्स्टिट्यूट होगी तो उस समय फिर 30 दिन के अंदर इसको पास करेगी। वही चीज़ लिखा हुआ है, देखो यहाँ 30 डेज हो गया। 30 डेज के बाद प्रोक्लेमेशन दैट सीज टू ऑपरेट ऑन द एक्सपायरेशन ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑन द विद हाउस फर्स्ट सेट 30 डेज के अंदर में है। अगर 30 दिन के अंदर वो सेट पीरियड में अगर नहीं देती है तो वो प्रोक्लेमेटेड क्या हो जाएगा, सीज टू ऑपरेट हो जाएगा। अगर बोल देती है हाँ कर देंगे तो वो चलता रहता है। ठीक है, क्लॉज 4 और क्लॉज 5 का ही थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन है। क्लॉज 6 में क्या होता है, फॉर द पर्पस ऑफ क्लॉज 4 एंड क्लॉज 5 द रेजोल्यूशन में बी पास्ड आइदर बाय द हाउस ऑफ द प्रेसिडेंट द मेजॉरिटी ऑफ द टोटल नंबर ऑफ हाउस। मतलब कि अगर दोनों हाउस में अगर आपको क्या कहता है कोई कॉन्फ्लिक्ट नज़र आता है कि मतलब कि राज्यसभा और लोकसभा के पर्सन जो हैं कोई डिसएग्री कर रहे हैं और कोई एग्री कर रहे हैं, तो अगर मेजॉरिटी ऑफ द पीपल एग्री करते हैं तो प्रोक्लेमेशन रहेगा, और मेजॉरिटी ऑफ द पीपल अगर डिसएग्री कर रहे हैं तो प्रोक्लेमेशन डिसीज हो जाएगा। मतलब कि मेजॉरिटी ऑफ पीपल के अंदर में आपके आ जाएंगे, मेजॉरिटी ऑफ पीपल में आ जाएंगे आपका 2/3 मेंबर, मतलब कि 2/3 मेंबर जितने टोटल मेंबर हैं हमारे पास लोकसभा राज्यसभा दोनों को मिला करके उसके, और जितने लोग उसमें वोटिंग कर रहे हैं वो वाले मेंबर जितने हैं। जैसे कि मतलब कि होता क्या है, कभी कभी कोई वोटिंग नहीं भी करते हैं, कोई एब्सेंट रहते हैं। तो समझ लो अगर टोटल 500 आदमी हैं और उसमें से 400 आदमी ने वोट किया, मतलब कि प्रेजेंट 450 आदमी थे, 50 आदमी का कोई लेखा जोखा नहीं है, मतलब कि वो कुछ नहीं करना चाह रहे हैं, मतलब कि इधर हाँ और ना दोनों में शामिल है। तो 50 आदमी को छोड़ के 400 आदमी ने वोट किया, तो 400 आदमी का 2/3, तो इसका मतलब कि इतने आदमी 400 आदमी का 2/3 ऑफ 400 आदमी का अगर कुछ रहता है तो इतने अगर आदमी ने वोट किया और जिस तरफ वो वोट गया मेजॉरिटी वो चीज़ जाएगा। अगर प्रोक्लेमेशन येस है तो प्रोक्लेमेशन येस की तरफ जाएगा, अगर नो है तो प्रोक्लेमेशन सीज हो जाएगा। बस ये 7 और 8 में कुछ नहीं लिखना है। बस वही है कि अगर क्या कहता है कोई स्पेशल प्रोविज़न है कि मतलब कि अगर किसी को डिसएग्री है कि नहीं प्रोक्लेमेशन नहीं होना चाहिए तो 1/10 ऑफ द पर्सन ऑफ लोकसभा के 1/10 आदमी मिलकर के एक रिटर्न नोटिस देंगे कि इसको सीज किया जाए तो सीज हो जाएगा। ठीक है, यही है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब।